करेंगे। समाजशास्त्री सिद्धांत अनेक प्रकार के होने के कारण उनकी विशेषताओं में भी सहसम्मति हमें देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग समाजशास्त्री सिद्धांतों के अपने अपने आधार पर इनकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके ऊपर सभी समाजशास्त्री अपनी सहमति प्रदान करते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर वह विशेषताएं दिखाई भी दे रही हैं। सबसे पहली विशेषता जो समाजशास्त्र की है वह क्या है? समाजशास्त्री सिद्धांत में संबोधपुंज अथवा संबोधीय आकार का उपयोग किया जाता है। संबोध साधारण, अमूर्त, स्पष्ट व लघु होते हैं। संबोध का मतलब क्या है? संबोध अवधारणाएं होती हैं और बिना अवधारणाओं के सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं हो सकता। यहाँ पर यह भी हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि किसी भी समाजशास्त्री सिद्धांत में, किसी भी एक समाजशास्त्री सिद्धांत में केवल एक संबोध या अवधारणा नहीं होती, बल्कि संबोध का पुंज यानी एक से अधिक उसमें अवधारणाएं हमें देखने को मिलती हैं। और अवधारणाएं कैसी होनी चाहिए? साधारण, अमूर्त, स्पष्ट और लघु होती हैं। अमूर्त इसलिए है, ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी इसके अंदर उस जिस भी वस्तु या घटना की आप बात कर रहे हैं उस अवधारणा में वे सारी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, इसके कारण वह स्पष्ट भी होती हैं। अमूर्त इसलिए केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं और साधारण यानी सामान्य व्यक्ति भी उस अवधारणा को समझ सके। और लघु जैसे अवधारणा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं समाज, ये एक अवधारणा है, समूह अवधारणा है, तो अवधारणाओं का आकार भी छोटा होना चाहिए जो कि वेल एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, उसके अंदर हमें सारी विशेषताएं देखने को मिले। तो समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या है? ये अवधारणाओं का पुंज होता है। इसमें अवधारणाएं अमूर्त, स्पष्ट, लघु और साधारण होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा दूसरी विशेषता क्या है? सिद्धांत निर्माण के लिए प्राकथनों की आवश्यकता होती है। बिना प्राकथन के समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता और इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक प्राकथन होते हैं और इन प्राकथनों में तार्किक रूप से ये एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है? सिद्धांत में इन प्राकथनों का निगमन योजना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, डिडक्टिव आधार पर डिड्यूस किया जाता है। इस प्रकार से प्राकथन दिए जाते हैं जिसके आधार पर हम कुछ डिड्यूस कर सकें, कुछ उसका निष्कर्ष निकाल सके, कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सके। तो इन प्राकथनों के आधार पर कार्य कारण के संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति निम्न है, हमने एक प्राकथन कहा, लेकिन हमने फिर कहा महिलाओं की भारत में सामाजिक स्थिति निम्न क्यों है? तो हमने एक और कहा महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, महिलाओं में शिक्षा नहीं है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति निम्न है। अब हमने यह पाया कि इनके बीच में तार्किक संबंध स्थापित किए हमने। चूंकि महिलाएं अशिक्षित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए महिलाओं की समाज में स्थिति निम्न है। तो इस प्रकार से हम इसमें से कुछ ना कुछ डिड्यूस कर सकते हैं, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सकते हैं। चौथी विशेषता है सिद्धांत आनुभाविक दृष्टिकोण से खुले होते हैं, अर्थात आनुभाविक घटनाओं को आंकड़ों के माध्यम से एकत्रित कर व्याख्या में इनको महत्व दिया जाता है। आनुभाविक दृष्टिकोण से खुले होते हैं क्या मतलब? यानी कोई भी अध्ययन करता, आपने यदि कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है तो कोई भी अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर पुनः उसका परीक्षण कर सकता है, आंकड़े एकत्रित कर सकता है, खुले हैं, स्वतंत्र है, कोई भी उनकी सत्यता का परीक्षण कर सकता है। ये आनुभाविक घटनाओं को आंकड़ों के माध्यम से इनकी व्याख्या की जाती है। आनुभाविक घटनाएं यानी अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं को देखना और फिर जो आप वहां जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं, यानी कितने लोगों ने क्या कहा, उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो सिद्धांत किस बात को महत्व देता है? एक तो सिद्धांत आनुभाविक घटनाओं के अध्ययन पर जोर दे रहा है और दूसरा आंकड़ों के आधार पर उसकी सत्यता का परीक्षण भी कर रहा है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं? सिद्धांत के माध्यम से कार्य कारण संबंधों को स्थापित किया जाता अथवा व्याख्या की जाती है। ये एक पूर्व में भी बताया मैंने कि 5वां बिंदु रह रहा है मेरा,
सिद्धांतों का परीक्षण एवं सत्यापन संभव होना चाहिए। कहते हैं सिद्धांत की विशेषता क्या है? जब सिद्धांत का निर्माण कर लिया जाए तो उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। अन्य कोई व्यक्ति भी उसका परीक्षण करना चाहे तो करना, उसके लिए उसकी संभावनाएं पूरी होनी चाहिए और उसका सत्यापन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरे कह देने भर से आप उसको स्वीकार कर लेंगे। यदि मैंने आपसे कहा है कि महिलाओं की स्थिति निम्न होने के ये कारण है, मैंने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, तो आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको उसकी सत्यता का परीक्षण करना होगा। तो सिद्धांत कैसे होने चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी उसका परीक्षण कर सके और उसके सत्यापन को जांच कर सके कि वैसा कार्य कारण संबंध जो स्थापित किए गए वे ठीक है या नहीं। इसी आधार पर छठा बिंदु हमें ये समझाता है कि सिद्धांत के माध्यम से हम कार्य कारण संबंधों की स्थापना करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। आप लोग को मालूम है साइंस की सब, व्हाट इज साइंस, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम बार बार कहते हैं साइंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना। कोई घटना यदि घटित हुई है तो क्यों घटित हुई है उसको जानना महत्वपूर्ण है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस घटना के घटित होने का कारण क्या। यदि आप ऑनलाइन इन दिनों क्लासेस चल रही हैं, ये एक अपने आप में सोशल फिनोमेना है, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो रही हैं इनके कारणों को जानना भी अति आवश्यक है। यानी किसी भी बात की सत्यता को हम तभी जान सकते हैं जब उस घटना के घटित होने के कारण हमें पता हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि सिद्धांत के माध्यम से कार्य कारण के संबंधों को स्थापित किया जाना चाहिए। इसी बात को आगे चलकर हम देखते हैं सातवें बिंदु में, सिद्धांत के माध्यम से किसी प्रघटना को समझा जाता है। सोशल फिनोमेना, कोई भी प्रघटना, जैसे मैंने अभी बताया ऑनलाइन क्लास, ये हमारे लिए एक नई अवधारणा है, ये हमारे लिए एक नया सोशल फिनोमेना है कि ऑनलाइन क्लासेस है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम लोग अपनी फिजिकली हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो ये प्रघटना क्यों घटित हुई है इसको समझने में सिद्धांत हमारी सहायता प्रदान करता है। दुर्कहाइम के द्वारा आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया। आत्महत्या को आमतौर पर लोग व्यक्तिगत घटना मानते हैं, लेकिन दुर्कहाइम ने जब आत्महत्या का सिद्धांत दिया तो दुर्कहाइम ने स्पष्ट कर दिया कि ये सामाजिक प्रघटना है। तो किसी भी प्रघटना को समझने के लिए हमारे को कार्य कारण संबंधों की स्थापना करनी होती है और जब ये संबंध स्थापित हो जाते हैं तो सिद्धांत का निर्माण होता है। आज यदि हमारी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर है तो इसके कारण क्या, उन कारणों को जानना, उनका विश्लेषण करना, व्याख्या करना और उसके बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत करना आप सिद्धांत के प्रतिपादन कर देंगे। और आठवीं विशेषता क्या है? सिद्धांत भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे समाजशास्त्रीय विज्ञान हो, प्रत्येक सिद्धांत भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है ये जानने का प्रयास करिए। इसलिए रखता है क्योंकि अध्ययनकर्ता के द्वारा जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह एक लंबी प्रक्रिया है। वह उस प्रक्रिया में क्या करता है? वह अध्ययन क्षेत्र में जाकर आंकड़ों को एकत्रित करता है। उन आंकड़ों का एकत्रित करने के बाद जब वर्गीकरण कर विश्लेषण करता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? उस घटना के घटित होने वाले कारणों को जानना। और जब उसको कारण स्पष्ट हो जाते हैं तब वो सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो वह ये बात अब बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता है कि जब जब ये कारण समाज में दिखाई देंगे तब तब ये घटना घटित होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सिद्धांत जो है भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताओं का उल्लेख यदि हम सिद्धांत के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में समाजशास्त्री अलग अलग तरह की बातें करते रहे हैं और हम जब विज्ञान की विशेषताएं इस पर लागू करते हैं तो हम मानते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होनी चाहिए, लेकिन समाजशास्त्र के सभी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? वे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं जो सब स्थानों और सब समय में एक समान लागू हो। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर चूंकि हम सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक समाज में वही सामाजिक संबंध, वही सामाजिक घटनाएं घटित हो अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था उदाहरण के भारतीय समाज में पाई जाती है, तो जाति व्यवस्था से संबंधित जो सिद्धांत का निर्माण किया गया है वो भारतीय समाज पर ही लागू होता है। तो इस तरह से समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है और कुछ की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं होती है। और इसी तरह समाजशास्त्र सिद्धांत समय सापेक्ष होते हैं। समय सापेक्ष क्यों होते हैं?
क्योंकि समाज में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और सामाजिक संबंध हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। मैं बार बार आजकल आपको कोविड का उदाहरण दे रही हूँ। कोविड-19 के कारण हमारे बहुत सारे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है, हमारे अंतःक्रिया में परिवर्तन आया है। तो अब ऐसे में यदि ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक अगर हम इसी तरह से लोगों से नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे संबंध कैसे होंगे? यह एक क्षणिक परिवर्तन है, लेकिन ऐसे में यदि हम कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन कर सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो वह वर्तमान सामाजिक स्थितियों पर ही लागू होगा। इसी प्रकार जब हम कहते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज विशेष के आधार पर निर्मित होते हैं, अतः भिन्न भिन्न समाजों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत उस समाज की प्रकृति एवं आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो सिद्धांत भारतीय समाज के लिए निर्मित किए गए हैं वह इंग्लैंड और अमेरिका पर भी लागू हो। लेकिन कुछ सिद्धांत, जैसे बार बार मैं कहती हूँ, चाहे वो आत्महत्या का सिद्धांत हो, चाहे मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, यह हमारे को सार्वभौमिकता की ओर ले जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत तो अमूर्त होते हैं, उनका प्रयोगात्मक परीक्षण संभव नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिनका प्रयोगात्मक परीक्षण संभव हो सकता है। सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत भविष्यवाणी करें अनिवार्य नहीं है। कुछ सिद्धांतों के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है और अन्यों के द्वारा नहीं। तो इसमें भ्रम की गुंजाइश अधिक रहती है कि वह सिद्धांत है या नहीं, क्योंकि समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह इतना कॉन्क्रीट नहीं है, इसमें थोड़े बहुत एब्स्ट्रैक्ट होने के गुण हमें देखने को मिलते हैं। समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो व्यवहारिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, यानी अप्लाइड सोशियोलॉजी, समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी बनाए जाते हैं। और कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो केवल विज्ञान, प्योर सोशियोलॉजी, केवल विज्ञान के विकास के लिए ही उनका निर्माण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र में जो सिद्धांत हैं उनकी प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के सिद्धांत निर्माण में कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं जितनी कि प्राकृतिक विज्ञान में की गई है। लेकिन यहाँ पर हमें इसको लेकर उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र की आयु प्राकृतिक विज्ञान या अन्य विषयों के तुलना में इसकी आयु बहुत कम है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इन नियमों पर खरे उतरने वाले सिद्धांत समाजशास्त्र में गिने चुने ही मिलेंगे, जो अपने 8 नियम की चर्चा की है। पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत भी इस अर्थ में सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वह केवल संबोधों का तो उपयोग करता है लेकिन उसमें प्राकथन नहीं है। यह मानदंडात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, आनुभाविक तथ्यों से नहीं। मानदंडात्मक पक्ष यानी सामाजिक मूल्यों की, सामाजिक मानदंडों की बात से जुड़ा है। व्यक्ति को समाज के अंदर कौन से नियम हैं, उन नियमों के आधार पर व्यक्ति अंतःक्रिया कैसे करता है, उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आनुभाविक तथ्यों से इसका इतना सरोकार नहीं है। तो इसके आधार पर समाजशास्त्र में सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हमारे सम्मुख कुछ समस्याएं तो अनिवार्य रूप से आती हैं। और ब्लूमर के अनुसार समाजशास्त्र में सिद्धांतों के अंदर कुछ कमियां पाई जाती हैं, जिनके उन्होंने 3 कारण बतलाए हैं। कमी का मतलब प्राकृतिक विज्ञान से समाजशास्त्र भिन्न क्यों है, या समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों की तरह सिद्धांतों का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा ब्लूमर करते हैं। वह कहते हैं सबसे पहला कारण क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत आनुभाविक विश्व को अनदेखा करते हैं अथवा नकारते हैं। सिद्धांत का निर्माण विश्व के दृश्यव्य यथार्थ पर निर्भर करता है, अतः यथार्थ में विश्व की अवहेलना कर सिद्धांत का निर्माण संभव नहीं है। ब्लूमर यह क्या कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्री, जैसे कि पार्सन्स का अपन ने ऊपर उल्लेख किया कि समाजशास्त्री आनुभाविक विश्व को अनदेखा करते। आनुभाविक विश्व का मतलब क्या है, जो यथार्थ का सोशल रियलिटी जो हमें दिखाई दे रहा है, जिनको हम अनुभव के आधार पर जिस रियलिटी को देख सकते हैं, उसको समाजशास्त्री इग्नोर करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर सिद्धांत का निर्माण करना है तो हमें सोशल रियलिटी के बेस पर ही उसका सिद्धांत का निर्माण करना होगा। यथार्थ में विश्व की अवहेलना करके जो है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं।
दूसरी आलोचना या दूसरी कमी जो समाजशास्त्र में हमें दिखाई देती है वह क्या दिखाई देती है? समाजशास्त्र अन्य विषयों के बिंब यानी इमेजेस, प्रारूप व शैली को अपनाने में इतने सक्रिय हो जाते हैं कि अपने विषय की स्वतंत्र निर्माण की क्षमता को भुला देते हैं। कहने का अभिप्राय, समाजशास्त्र चूंकि यंगेस्ट सब सोशल साइंसेज में सब्जेक्ट है, इसी कारण यह अपने सीनियर सब्जेक्ट्स जो हैं, इसके पूर्व के जो विषय हैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित है। पूर्व में दिए गए, अब पूर्व में जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे नेचुरल साइंसेज हों चाहे सोशल साइंसेज हो, उनके अंदर जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनके इमेजेस, उनके प्रारूप, उनकी शैली की नकल करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा समाजशास्त्री ये नहीं देखता कि समाजशास्त्र में अपने आप में इतनी क्षमताएं हैं कि वह अन्य विषयों से प्रभावित हुए बिना अपने सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। और आप अपने दैनिक जीवन में भी देखें, अगर हम इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो हमारा विकास जल्दी होता है, और यदि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हमारे विकास की गति धीमी हो जाती है। तो ब्लूमर कहते हैं सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अपनी सिद्धांत के निर्माण के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स को, दूसरे विषयों को अपना शायद रोल मॉडल मानता है और उनके अनुसार अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। समाजशास्त्र तीसरी जो कमी बताते हैं, समाजशास्त्री उपलब्ध आंकड़ों को भी सही रूप से उपयोग नहीं करते। विज्ञानवादी सामाजिक यथार्थ व भौतिक यथार्थ में अंतर नहीं करते। उनके अनुसार दोनों यथार्थों की प्रकृति एक ही है, अतः अध्ययन पद्धति भी एक ही होनी चाहिए। दूसरी ओर यह विचार अधिक सशक्त लगता है कि सामाजिक यथार्थ मनुष्य द्वारा निर्मित है, स्थान व काल के अनुरूप बदलता रहता है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न लोग विविधतामय रूप से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि एक तो समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने कहा है, समाजशास्त्रियों ने इतने आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं कि 100 साल तक यदि कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाएं तब भी वह बहुत सारे अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ पर ब्लूमर भी ये कह रहे हैं, आंकड़े अगर एकत्रित कर लिए गए हैं तब भी उनका सही प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता, या आंकड़े सही प्रकार से एकत्रित नहीं किए जाते। दूसरा, समाजशास्त्री घालमेल कर देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम भौतिक यथार्थ कह रहे हैं, और सामाजिक यथार्थ में वे अंतर नहीं करते। भौतिक यथार्थ क्या है? टेबल, कुर्सी, फोन इत्यादि हमारे भौतिक यथार्थ हैं,